हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीतिका बेस्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड, जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है इस चैप्टर की। चैप्टर फर्स्ट जिसमें मैंने कवर कराया है, उसमें हमने जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी, जब हमारी इंडिपेंडेंस हमको मिली थी तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमने वो स्टडी किया था। अब हम सेकंड चैप्टर में 1950 से 1990 के फेज़ को स्टडी करेंगे कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो हम इस टाइम पीरियड के बीच की जितनी भी हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए, जो कुछ भी हुआ, वो हम सब इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इकोनॉमी जो थी, सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत होती है। हमें इकोनॉमिक प्लान्स बनाने होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो था हमारा, वो स्टैब्लिश किया गया 1950 के टाइम पीरियड में। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया 1915 में। इन 2015 इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और नीति आयोग आपको पता भी होगा, 2015 में नीति आयोग की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था, और इसको प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। ओके, तो टाइप ऑफ इकोनॉमीज़, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती हैं। देखो, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में हम 3 टाइप की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली होती है कैपिटलिस्ट, दूसरी होती है सोशलिस्ट, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जितनी भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे काम करती है। इसका मतलब इज़ वन इन विच देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक मशीनरी है, लैंड है, कैपिटल है, जो भी है, उस पर एक प्राइवेट ओनरशिप होगी, उस पर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इनका मेन मोटिव ये होता है कि इन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे हमारी इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको आप अपनी इंडियन इको की बुक में स्टडी करना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। ओके, तो देखो इसमें क्या है। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अब अगर वो सेंट्रल प्रॉब्लम से सॉल्व करनी भी होगी तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को गिफ्ट गुड्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो जब अगर उनके पास पैसे हैं उस चीज़ को बाय करने के लिए, तभी उनको वो चीज़ें मिल सकती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है। और इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि लोगों को सर्व करना, ना कि लोगों और सोसाइटीज़ को सर्व करना। ठीक है, अगर आप इकोनॉमी को देखो, अगर आप बुक की लैंग्वेज पे जाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा, आपको ऐसे ही समझनी पड़ेगी इकोनॉमी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप मेरे साथ पढ़ो, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। सो हम आगे देखते हैं इसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको जैसे बताया, अब सोशल की बात हो रही है भाई, सोशली। अब इसमें क्या होता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ द वन इन विच देयर इज़ अ सोशल ओनरशिप, जहाँ पे सोशल ओनरशिप होती है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, जैसे अब पहले हमने पढ़ा था, जैसे प्राइवेट कैपिटलिस्ट फर्म है। ओके, तो उसकी जितने भी मशीन्स वगैरह होंगी उसका अपना कंट्रोल होगा, उस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से हर कोई काम कर सकता है। तो ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से ही जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आते हैं, उन्हीं के पैसों से ही हर चीज़ यहाँ पे खरीदी जाती है, तो उन्हीं के कंट्रोल में ये सारा चीज़ चलता है। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके लिए होती है? गवर्नमेंट पब्लिक के लिए होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे सोशल एफर्ट, सोशली एम्पावर करने पे लोगों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना। आप पहले थोड़ा वेलफेयर कर रहे थे, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा वेलफेयर करोगे, तो इसलिए ये होती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जो है गुड्स और सर्विसेज जो है मेन पब्लिक के लिए प्रोवाइड की जाती है, बिना प्रॉफिट इंटरेस्ट के प्रोवाइड की जाती हैं। और नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि आपको जो लोगों को चीज़ें देनी है, वो आप ये देख के नहीं देखो कि आप वो लोग उस चीज़ को खरीद सकते हैं या नहीं, आप उनकी कंडीशंस देख के उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करोगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, दूसरी बात आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी की टाइप है ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आपको सोशल और प्राइवेट अगर आप मिक्स कर देते हो तो ये मिक्स इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है, इज़ द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के होते हैं, एज वेल एज द गवर्नमेंट के भी होते हैं उनमें, मतलब इनमें दोनों का वो होता है। आप ये नहीं कर सकते हो किसी मिक्स्ड इकोनॉमी में कि जैसे कोई भी गुड्स बनाई तो आप ये नहीं है कि आप जिसको जो ज़रूरतमंद होगा उसे आप नहीं दोगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको देनी पड़ेगी, जो अफोर्ड कर सकता है वो पैसे दे के लेगा, जो ज़रूरतमंद है उसे फ्री में या कम पैसों पे मिल जाएगी वो चीज़। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का आप सबसे बड़ा बेहतर एग्जांपल देख सकते हो, इंडिया में जो फॉलो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है। आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
तो हमारे बाद में डिस्कशन हुआ था इन तीनों इकोनॉमी को लेके कि आपको कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करनी है इंडिया के लिए। तो उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोला था कि हमें इंडिया के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही चाहिए है, क्योंकि हम पूरी तरीके से देखो हम प्राइवेट सेक्टर का रोल ख़त्म नहीं कर सकते अपनी कंट्री में, और हम ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को हर चीज़ पैसों पे ही मिले, उनका वेलफेयर बिल्कुल भी ना हो। तो उन्होंने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत बेटर रहेगी इंडिया के लिए, तो इसलिए इस इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था। आई थिंक दिस पॉइंट क्लियर है आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो फिर उसके बाद आता है हमारा, फिर इंडिया ने अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान। अब प्लानिंग की है, गोल्स कुछ तो होने चाहिए ना, आप किस बेस पे अपनी इकोनॉमी को चलाओगे, तो कुछ बेसिस बनाए गए, उसके हिसाब से 5 ईयर प्लान निकाला गया। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान कब सबसे पहले कब आया था, तो वो 1951 में 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूरा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है, ये 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल force the planet to make economic growth as the first and foremost objective of the Indian plan। तो क्या हुआ, जितनी भी स्टैग्नेशन हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, हम आपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की स्टेज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इससे क्या हुआ कि प्लानर्स को उन्होंने बोला कि आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखो ग्रोथ रेफर टू, अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये है कि कंट्री की कैपेसिटी का बढ़ जाना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। ठीक है, देखो ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इट इम्प्लाइज दैट ईदर ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और ए लार्ज साइज सपोर्टिंग सर्विसेज, या तो आपके पास सर्विसेज अच्छी हो या आपके पास प्रोडक्टिव कैपिटल का बहुत बड़ा साइज आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, इसका मतलब है ग्रोथ। नेक्स्ट मूव, आगे चलते हैं हम। और एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और इसका मतलब ये भी है कि आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। ठीक है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। इसके बाद आप देखो ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ए गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा तो आप कह सकते हो हाँ भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं कर रही है। द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। ग्रोथ की इकोनॉमी की ग्रोथ हम अलग अलग सेक्टर से निकालते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा एग्रीकल्चर वगैरह आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, और टर्शरी सेक्टर जिसमें हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये सारी चीज़ें आती हैं ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट होता है, देखो 5 ईयर प्लान में दूसरा गोल था इनका मॉडर्नाइजेशन। अब आपको सिर्फ ग्रोथ कैसे होगी इकनॉमी की, मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही होगी। जब आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करोगे, है ना, अपनी थोड़ी थिंकिंग पावर को चेंज करोगे, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ के हिसाब से चलते रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसलिए भी इकनॉमी के लिए भी मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंडियन प्लानर ऑलवेज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो आपको मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि आपके जो कंट्री में लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। ठीक है, वो पुराने ही तरीके से ना रहें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो इसमें क्या था, अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये था कि आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है, किसका यूज़ करके, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। चेंज इन सोशल आउटलुक, उसके बाद आता है आपको सोशल आउटलुक में चेंज करना है। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट, आपको जेंडर एम्पावरमेंट करना है। प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है ना, देखो जैसे कोई वुमेन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको हर जगह उसको एक उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, हर एक जेंडर का। तो इसलिए ये एक वुमेन के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, हर जगह हर इंसान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसे उसका इनिशिएटिव भी मिलना चाहिए। तो और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, आप अगर वुमेन्स को इक्वल राइट्स दोगे मैन के अकॉर्डिंग, मैन के जितने आप उसको इक्वल राइट्स दोगे तो क्या पता वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाए उस फील्ड में। तो ऐसे हमें चांस देने चाहिए लोगों को। A society will be more civilized and prosperous if it uses the talent of women in the workplace। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी, सिविलाइज्ड होगी अगर आप वुमेन्स का टैलेंट जो है वर्क प्लेस में यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो अब आता है हमारा फोर्थ गोल, सेल्फ रिलायंस। तो देखो थर्ड गोल है, सॉरी, सेल्फ रिलायंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो सेल्फ रिलायंस इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। आपको एक्सटर्नल
असिस्टेंस की नीड को कम करना है, मतलब आपको बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज से जो भी रिसोर्सेज आपके इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं आपको उसी से अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सेल्फ रिलायंस पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पे हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट है इंडिया। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड एज नेसेसिटी बिकॉज दो तरीके से उस टाइम पे जब इन्होंने सोचा इसके बारे में तो इनको दो तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, देखो हमारी कंट्री उसी समय जो थी इंडिपेंडेंस उसको मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से दूसरी चीज़ों पे दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थी, लाइक फूड सप्लाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मशीनरी के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अब जब इतना सारा चीज़ फॉरेन से आता था तो वो लोग हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, तो इसलिए उसको कम करने के लिए भी सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब हम लास्ट रहता है हमारा 5 ईयर गोल्स। 5 ईयर प्लान का लास्ट गोल है ये इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी में क्या है, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस का, वो इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है जो लोग अभी रह रहे हैं, जिस काइंड ऑफ लाइफ को लोग अभी जी रहे हैं, विच पीपल आर लिविंग। So it is important to ensure that benefit of economic prosperity are available to all sections of the society। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इकोनॉमिक की, ठीक है, जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शंस को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है रिच लोग सारी की सारी जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह आती है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और देखो इसके लिए इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा बहुत मेन रीज़न है इस सब चीज़ों का। जब लोग इलिटरेट होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हमारी इकनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इस तरीके से भी वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग को पता होता है वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर अवेल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो बेनिफिट जो है इसके सारे सेक्शंस के लिए होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्विटी। अब इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो एवरी इंडिविजुअल शुड मीट हीज और बेसिक नीड्स। तो इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक इंडिविजुअल को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। उन बेसिक नीड्स में आते हैं फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, और आपकी वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी जो भी है, जैसे पुराने टाइम में मैंने आपको, जैसे आप पढ़ोगे अभी आगे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें इनइक्वालिटी तो आ गई ना, वो उगाएगा कहाँ अपनी फसल को। तो इसलिए इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या जो भी है आपकी रिसोर्सेज वेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो thank you so much. Please like if you understand what I explain in this session, and share to your friends and subscribe to my channel. Thank you guys.